स्टूडेंट, स्वागत है आपका लकी मैथ्स एकेडमी में। और आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ऑन सेट। तो जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि हमने इसके पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.4 के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन सेट। तो आज हमको देखना है कि ऑपरेशन ऑन सेट में क्या बेसिक्स है। ऑपरेशन ऑन सेट का अगर आपको बेसिक समझ गया तो आप एक्सरसाइज 1.4 के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। और इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन सेट, क्योंकि आपको इसमें समझना है कि इंटरसेक्शन सेट किसको बोलते हैं, यूनियन सेट किसको बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं। और ये अभी मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ऑन सेट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑपरेशन ऑन सेट लिखा हुआ है। ऑपरेशन ऑन सेट में अपने को इस चैप्टर में जो स्टडी करना है वो है पहला इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, और उसके बाद है यूनियन ऑफ टू सेट, और देन उसके बाद डिसजॉइंट ऑफ टू सेट। तो अब वो तीनों में से सबसे पहला नंबर में है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो अब मैं आपको ये सेट को याद रखने के लिए एक चीज़ बताऊंगा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट अगर आपको बोला तो आप हमेशा एक वर्ड याद रखना, कॉमन। ये कॉमन वर्ड अगर आपने ध्यान में रखे तो आपको इंटरसेक्शन यानी कॉमन ऐसा समझ में आ गया तो आप इंटरसेक्शन सेट को कभी भी सॉल्व कर सकते हो। अब इंटरसेक्शन सेट होता क्या है, इंटरसेक्ट की डेफिनेशन देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट। अगर आपको दो सेट दिए होंगे, एक सेट दिया होगा ए और एक सेट दिया होगा बी, ये दो सेट अगर है, देन अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट। सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों में, सेट ए और सेट बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे, तो देन ए सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी इज कॉल्ड, मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट के वजह से जो सेट बनेगा उस सेट को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। अब इस चीज़ को मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ले लिया, समझ लो एक ए सेट लिया। ए सेट में मैंने यहाँ पे अपने तरफ से नंबर ले लेता हूँ 1, 3, 5, 7, 9 और क्लोज कर देता है इसको, ठीक है। और एक सेट ले लेता है एंड एक बी सेट ले लेता हूँ। ये बी सेट ले लिया जिसमें लिखा मैंने 3, 9, 12। और ये ए सेट में ये क्या लिखा है, ये बी में क्या लिखा है। तो ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं इसके पहले टॉपिक में, जो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट को कैसा लिखा जाता है, सेट के एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, और सेट का नाम को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो प्रीवियस वीडियो को देखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ए सेट में ये एलिमेंट लिखा हो और बी सेट में ये एलिमेंट लिखा हो। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन सेट निकाला। इंटरसेक्शन सेट यानी कैसा है कि ए और बी में इंटरसेक्शन का साइन लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ इंटरसेक्शन का जो साइन है वो इस तरीके से डिनोट करना पड़ता है, जिसको हम उल्टा यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये उल्टा यू यानी इंटरसेक्शन का साइन है। तो यहाँ डेफिनेशन में और एक चीज़ क्या नोट डाउन कर सकते हैं अपन कि इंटरसेक्शन सेट को कैसा रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे मैं लिखेंगे, जैसे कि लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इसको पढ़ने का तरीका एकदम इजी है। इसको क्या रीड करोगे तुम, ए इंटरसेक्शन बी, बस खत्म। तो अब देखो ये ए सेट है, ये बी सेट। अब ए और बी सेट का यूज़ करके मेरे को इंटरसेक्शन सेट बनाने बोला तो मैं क्या करूँगा, ये इंटरसेक्शन का साइन का मतलब या क्या याद रखने बोला मैंने आपको, कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट आपको ये ए इंटरसेक्शन बी सेट में लिखना है, ठीक है। तो जैसे अभी देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 आएगा। यहाँ पे 1 है पर यहाँ 1 है क्या, नहीं है। फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है क्या, नहीं है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है क्या, नहीं है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है क्या, हाँ है, तो ये 9 आएगा। अब यहाँ पे ये तो ये एलिमेंट ख़त्म हो गए। अब ये बी के पास जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट ए के पास है क्या, नहीं है। इसका मतलब कॉमन एलिमेंट सिर्फ कौन से निकले, 3 और 9। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट लिखे हो, कॉमन एलिमेंट सिर्फ 2। तो ये अपना आंसर रहेगा। तो ये हो गया इंटरसेक्शन सेट, है इजी, आपको समझ में आ गया होगा।
और देखो अब ये जो मैंने इंटरसेक्शन सेट का जो एग्जांपल बताया, अब इसकी अगर आपको वेन डायग्राम बनाने के लिए बोला तो वेन डायग्राम कैसी बनेंगी, वेन डायग्राम की भी मैंने बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे इसके पहले प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। अब जैसे इसकी वेन डायग्राम बनाना है तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल में ये ए के सेट आएंगे और एक सर्कल में बी सेट आएंगे जिसमें बी के एलिमेंट आएंगे। बट ए इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट है मतलब दोनों के बीच में से ऐसा एक और सर्कल बनेगा, मतलब ये वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट क्या बना, 3 और 9, ठीक है। अब यहाँ 3 लिख चुका हूँ, तो अब ए के अंदर में जो 3 है उसको छोड़ के 1, 5, 7 और 9 को छोड़ के लिखूँगा मैं यहाँ पे। जैसे कि ये ए सेट है और ये क्या है, बी सेट। तो ए सेट के एलिमेंट कौन से आएंगे, 1, 3 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, 5, फिर 7 और 9 यहाँ पे आ चुका है। तो ये हो गए ए सेट के एलिमेंट। और उसके बाद में बी सेट के एलिमेंट लिखना है, तो 3 ऑलरेडी आ चुका है, 9 भी आ चुका है, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा 12, ठीक है। तो ये हो गया वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में ये इंटरसेक्शन है करके इसको जो शेडेड पोर्शन है इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन पार्ट। तो ये वेन डायग्राम के अंदर में ये 3 और 9 जो लिखा हो ये पोर्शन को बोला जाता है इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ द वेन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे कि इसको अपन ऐसा लिखेंगे कि ए यूनियन बी अगर है तो इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हो कि शेडेड पार्ट इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। मतलब ये शेडेड पार्ट जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए और बी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये होता है इंटरसेक्शन सेट, एकदम ईजी है। इंटरसेक्शन सेट में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। इंटरसेक्शन सेट के और भी एग्जांपल है, जो जैसे मैं 1-2 एग्जांपल और यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। जैसे कि अभी मैंने समझ लो यहाँ पे एक सी सेट ले लिया, सी सेट में मैंने लिखा ए बी सी डी ई ऐसा लिखा, और एक डी सेट ले लिया, डी सेट में मैंने लिखा समझ लो सी डी ई एफ और जी लिख दिया। अब क्या हो रहा है कि यहाँ सी और डी ये 2 सेट है, ये भी एक समझ लो एग्जांपल है। एग्जांपल 2 ले लेते हैं, सी और डी सेट है। अब इसका मेरे को बनाने बोला कि इसका इंटरसेक्शन सेट बनाओ, तो मैं क्या लिखूँगा, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या बोला गया है कि जिस सेट का इंटरसेक्शन सेट बनाने बोला है वो दोनों सेट में के कॉमन एलिमेंट यहाँ लिखना है। मतलब अब इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से, देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी दिख रहा है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी दिख रहा है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन से एलिमेंट हो गए, कॉमन एलिमेंट। और कॉमन एलिमेंट यानी ही क्या होता है, इंटरसेक्शन सेट होता है। तो इस तरीके से आपका बन गया इंटरसेक्शन सेट ऑफ सी एंड डी। अब इसकी वेन डायग्राम बनाने बोला, तो इसकी वेन डायग्राम कैसी बनाओगे आप, वेन डायग्राम अगर बनाने बोला तो इसकी वेन डायग्राम कैसी बनाओगे, जैसे कि ये मैंने बना लिया समझ लो एक सी सेट और एक इसी के अंदर से ऐसा लेना पड़ेगा डी सेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो कॉमन एलिमेंट है पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं, सी डी और ई, ये हो गया कॉमन एलिमेंट, ये शेडेड पोर्शन हो गया इसका वाला। और बच्चे वाले जो एलिमेंट है इसमें के जैसे यहाँ पे आएगा ए, बी इसमें नहीं है तो बी, और सी डी ई तो है, ठीक है। और ये डी में कौन सा आएगा, यहाँ पे सी डी ई है, यहाँ पे आएगा एफ और यहाँ पे आएगा जी। तो ये होगी आपकी वेन डायग्राम। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन को कर सकते हो, ठीक है। अब ये इंटरसेक्शन सेट जो हो गया, इसके बाद अपने को अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखना है कि इंटरसेक्शन सेट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती है, तो वो प्रॉपर्टीज़ कैसी है उसको अपन स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन सेट। ये स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोला तो इसमें टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ दिखा रही है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये थर्ड। अब इसको मैं 1 बाय 1 आपको तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो इसमें ध्यान देना। प्रॉपर्टीज़ बनती कैसी है, वेरीफाई करना पड़ता है उसको। वेरीफाई मतलब प्रूव करके दिखाना है अपने को कि ये सही में सही है, ये गलत है। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इस पर ध्यान दो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटरसेक्शन है। तो सही बात है, ये तो ऐसी बिना अगर प्रूफ किए भी अगर मैंने आपको बताया तो आपको समझ में आ गया होंगे कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे वो बी इंटरसेक्शन ए में भी वही कॉमन एलिमेंट रहेंगे, मतलब कुछ चेंजेस तो होगा नहीं। फिर भी एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है
उसको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ मैं, तो ध्यान देना। जैसे कि मैंने ले लिया, लेट समझो ए एक सेट ले लिया मैंने जिसमें लिखा मैंने 3 और 5, और एक बी सेट ले लेता हूँ जिसमें अपन लिख लेंगे 3, 5, 8, 9 और 10। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसका एक ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट बनाया। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, तो कौन से कॉमन एलिमेंट है 3 और 5, तो यहाँ पे आएगा 3 और 5, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। और एक बी इंटरसेक्शन ए ले लो, तो बी इंटरसेक्शन ए भी बोला तो क्या होने वाला है, बी और ए के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वही आएंगे, मतलब 3 और 5, इसको इक्वेशन आप 2 बोल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या पता चल रहा है कि दोनों में सेम एलिमेंट है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, और इक्वल सेट मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये उसी तरीके से ये इंटरसेक्शन का इक्वल सेट हो गया, समझ लो। ये ए इंटरसेक्शन बी ये वाला इक्वेशन 1 और बी इंटरसेक्शन ये इक्वेशन 2, ये दोनों सेम है, इसलिए अपन यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूफ हो गया ये क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के साथ। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो दिया है ये अपने को याद रखना बोल सकते हैं आप, ये फिर आप प्रूफ करके भी समझ गया होगा कि, और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो एकदम ईजी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, इसी के ऊपर से ले लेते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, इसमें जो मैंने ए सेट और बी सेट रखा उसी के हिसाब से अपन इसको समझ लेते हैं। अब देखो, जैसे आपको पता होगा, सेकंड प्रॉपर्टी ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाली। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट रहेगा, तो सबसेट के बारे में आपको मैं इसके पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं, कि जैसे कि समझ लो एक ए सेट है जिसमें ए बी सी और ये डी ये लिखा मैंने, और एक बी सेट ले लिया जिसमें मैंने लिखा सी और डी लिख दिया। ठीक है, तो अब इसमें कौन किसका सबसेट हुआ, तो इसमें आपको पता होगा कि ये ए के पास में ज़्यादा एलिमेंट है, मतलब ये बड़ा सेट है, और बी के पास में कम एलिमेंट है, मतलब ये छोटा सेट है। तो ये तो डन हो गया कि बी जो है वो ए का सबसेट रहेगा। तो इसको लिखते कैसे अपन, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, जो छोटा सेट है उसको इधर और बड़ा सेट को इधर। बट इसमें और एक चीज़ मैंने ध्यान में क्या रखने बताया था कि अगर ये बी छोटा सेट है और ये ए बड़ा सेट है, तो बी के हर एलिमेंट इसके पास रहना ज़रूरी है, तभी वो बी क्या रहेगा, ए का सबसेट रहेगा। अगर गलती से इसमें मैंने बी को ऐसा लिख दिया रहता कि बी इज़ बी सी डी और ई कर दिया रहता, तो आप मुझे बताओ कि सी तो इसके पास एलिमेंट है, डी एलिमेंट भी इसके पास है, पर ई एलिमेंट इसके पास है, इसके पास नहीं है। अब दिखने में ये छोटा सेट दिख रहा है, ये बड़ा सेट दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। क्यों ये बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्यों नहीं बनेगा अभी, क्योंकि इसके पास जो ई एलिमेंट है वो ए के पास नहीं है, इस वजह से ये जब अगर छोटा भी सेट होगा तो भी ये इसका सबसेट नहीं रहेगा। तो इसमें मेन कंडीशन क्या है कि जो सेट बड़ा है वो सेट के पास जो सेट छोटा है उसके हर एलिमेंट रहना ज़रूरी है, समझ गए। अगर बी के पास में जो एलिमेंट है वो अगर ए के पास में पूरे एलिमेंट के साथ साथ बी के भी एलिमेंट अगर है तो बी को अपन ए का सबसेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने आपको समझा दिया था। इसके पहले अपन ने ये एक्सरसाइज 1.3 के पहले जो बेसिक पढ़े उसमें अपन ये पढ़ चुके हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए अपने को ये सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो इसको समझना है। तो सेकंड नंबर में ये एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन कि जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए में एलिमेंट क्या है, ए सेट के पास एलिमेंट है 3, 5 और बी के पास में 3, 5, 8, 9, 10, मतलब ए के पास में जो एलिमेंट है वो बी के पास तो है और साथ में बी के पास में उससे ज़्यादा एलिमेंट है, मतलब बी बड़ा सेट है और ए छोटा सेट है, और ए के हर एलिमेंट बी के पास रहने की वजह से ए क्या हुआ, बी का सबसेट हुआ। तो ये कंडीशन आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो वही बोल रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो अपन चेक कर लेते। तो देखो अभी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अपन बोलेंगे कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। ये वाले एग्जांपल से, एग्जांपल 1 में मैंने जो ए सेट और बी सेट लिया उसी के ऊपर से ये समझा रहा हूँ। हाँ, तो ए जो है वो बी का सबसेट है, ये कंडीशन प्रूफ हो गई इसकी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ए आ रहा है क्या, देखो। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कैसा आएगा, देखो ए और बी में के कॉमन एलिमेंट, ए के पास जो एलिमेंट है वो बी के पास में भी है, क्या है 3 और 5, तो 3 और 5, और 3, 5 का मतलब कौन सा सेट होता है, 3, 5 मतलब ए सेट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, मतलब इसने जो बोला प्रॉपर्टी वो सही है कि अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए।
और इसकी थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी इसी का उल्टा है कि अगर बी सबसेट होगा ए का तो फिर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, क्योंकि बी सबसेट है किसका, ए का, यानी जो जिसका सबसेट रहेगा इक्वल टू वही आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए एग्जांपल ये वाला सेट नहीं बढ़ता, इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखना पड़ेगा। जैसे कि कैसा, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ ए को थोड़ा वो उसके एलिमेंट दे देता हूँ 3, 5, 8, 9, 10 ये एलिमेंट दे दिया, और बी को दे दिया मैंने 3 और 5। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये बैठ गया सही। अब इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, 3 और 5। तो ए इंटरसेक्शन बी 3 और 5 मतलब कौन सा सेट हो रहा है, बी सेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी। तो ये भी प्रूफ हो गया, मतलब बी अगर ए का सबसेट है तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी आएगा। तो ये होगी आपकी थर्ड और सेकेंड और फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं नंबर 4 नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, तो चलो इसको समझ लेते हैं। जैसे 4th नंबर की प्रॉपर्टी बोल रही है कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ, अगर ए होगा तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ये होता ही है प्रॉपर्टी, यानी ये होगा तो ये होगा ऐसा नहीं बोल रहा। वो बोल रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ऐसा अगर आता है तो ए क्या रहेगा, इसका सबसेट रहेगा, और बी भी क्या रहेगा, इसका सबसेट रहेगा। सही बात है ना। कैसे, देखो अभी ये वाले एग्जांपल से अगर लिया तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि ए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये 3, 5 और एक बी ले लेता हूँ जिसमें अपन 3, 5, 8, 9 और 10। अब इसको देखो मैं इंटरसेक्शन बी बना लेता हूँ पहले। ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, 3, 5 बनेगा, और बी इंटरसेक्शन ए क्या बनेगा, 3, 5 बनेगा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा सेट, इसको चेक करेंगे अगर अपन, तो क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी ये छोटा है किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, तो ये क्या बन जाएगा, बी क्या रहेगा, उसका सबसेट रहेगा। तो यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ किसका रहेगा, बी का रहेगा। हो गया। और अभी ये जो वाला एग्जांपल जो लिया था मैंने, इसका उल्टा मतलब ये वाला, जहाँ पे अपन ये लिखे थे कि बी, यहाँ पे बी छोटा था और ए बड़ा था, यहाँ पे कैसा है, ए छोटा है बी बड़ा है। तो अब इसके एग्जांपल के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी पूरी चीज़ निकली हुई है। तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी 3, 5 आया, तो यहाँ पे कौन बड़ा दिख रहा है, ये ए सेट बड़ा है, मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट रहेगा किसका, ए का। तो इसके ऊपर से भी अपन ये लिख सकते हैं, क्या यहीं पे लिख रहा हूँ, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपन क्या लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ तो ये ऐसा लिखूँगा, और ये एग्जांपल लेता हूँ तो मैं ऐसा लिखूँगा, मतलब ये दो चीज़ को जो बताना चाह रहा था वो यहाँ पे प्रूफ होती है। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 5th नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। जैसे कि इसने 5th नंबर की प्रॉपर्टी में बोला है कि ए इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5। तो ये तो सही है, ये समझ में आ रहा है कि जैसे देखो एक एग्जांपल ले लेता, ए एग्जांपल ले लिया मैंने, पर ये आपको पता है कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की गरज पड़ती है। तो एक यूनिवर्सल सेट पहले लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ले लिया ए बी सी डी ई एफ, ये यूनिवर्सल सेट बना है, और एक ए सेट लिख दिया जिसमें मैंने लिख दिया ए बी सी। अब इसका एस कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो एस कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि ए सेट के पास जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट छोड़कर बचे वाले पूरे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के आपको यहाँ पे लिखना है। तो ए सेट के पास कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, तो यूनिवर्सल सेट के ए बी सी छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे, डी ई एफ, यानी ये हो जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट, डी ई और एफ। अब आपको अगर बोला उसने कि ए इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट बनाओ, तो अब बताओ ये है ए सेट और ये है एस कॉम्प्लीमेंट सेट। अब इन दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये क्या रहेगा, खाली रहेगा, और खाली को ही हम क्या करते हैं, इस डिनोशन, यानी इसको क्या बोलते हैं, फाई। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब ही उसकी वो जो प्रॉपर्टी बोल रहा है वो सही है कि ए इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, फाई होता है। ठीक है, चलो अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, 6 नंबर की। 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है इसका कि ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई आएगा, एंड
ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए आएगा। तो देखो अभी ये इसकी 6 नंबर की प्रॉपर्टी है। तो अभी चलो यहाँ पे एक मैंने ले लें, एक सेट ए बनाया जिसमें मैंने लिख दिया ए बी सी, और एक फाई एक सेट है जिसमें एलिमेंट ही नहीं है, मतलब फाई है वो, ठीक है। जैसे कि बी लिख देता हूँ, बी इज इक्वल टू क्या है, फाई। अब क्या होगा यहाँ पे बताओ, ए इंटरसेक्शन बी लिखा मैंने, तब बताओ ए इंटरसेक्शन बी, ए के पास एलिमेंट है पर बी के पास कुछ भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ये खाली है। तो इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये खाली आएगा। ये खाली आएगा मतलब ये क्या आएगा कि ए इंटरसेक्शन फाई सेट है ये, बी यानी क्या हो गया, फाई, तो ये भी क्या रहेगा, फाई रहेगा, ठीक है। अब ये वाला देख लेते, ए और ए इंटरसेक्शन यानी क्या होगा। तो जैसे देखो ये ए के पास में ए बी सी एलिमेंट है, ए बी सी, और फिर से एक ए सेट ले लिया, उसमें भी मैंने लिखा ए बी सी। अब ये ए इंटरसेक्शन ए किया, अब दोनों में क्या रहने वाले, कॉमन एलिमेंट सेम ही रहेंगे, ए बी सी। तो इसका मतलब क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू एच मिलेगा, क्योंकि ये ए बी सी यानी कौन सा सेट हो रहा है, ए बी सी यानी ए सेट होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी उसकी सही है। तो इस तरीके से हमने देख ली इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना इंटरसेक्शन सेट यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अपने को स्टार्ट करना है डिसजॉइंट सेट क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें है वो है डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डेफिनेशन आप देख रहे होंगे, इफ़ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट। नो कॉमन एलिमेंट मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि दो सेट में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, तो वो क्या रहेगा, खाली रहेगा, है ना। कॉमन एलिमेंट नहीं मिला मतलब वो खाली, उसका जो इंटरसेक्शन सेट बनेगा वो क्या रहेगा, खाली रहेगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट रहेगा। जैसे कि देखो, इफ़ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट इन टू सेट देन सच सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। कॉमन वर्ड बोलने से कौन सा साइन आने वाला है, इंटरसेक्शन साइन आने वाला है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि लेट हमने समझ लो एक ए सेट ले लिए, जैसे कि 2 4 6 8, ये इवन नंबर का सेट है, और एक बी सेट ले लेते हो जैसे कि 1 3 5 और 7, ये है ऑड नंबर का सेट। तो अब इसमें पता है अपने को इवन और ऑड सेट रहने की वजह से इसमें कॉमन एलिमेंट तो आने वाले है ही नहीं। अब कॉमन वर्ड आने की वजह से मेरे को इसका क्या लेना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी लेना पड़ेगा। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये क्या हुआ कि इसमें कॉमन एलिमेंट है क्या, वो चेक कर रहा है अपन। तो इसमें कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है, मतलब ये क्या है, खाली है, फाई है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। और इसकी वेन डायग्राम कैसी बनेंगी, इसकी वेन डायग्राम बनेंगी, एक सेट इधर रहेगा और एक सेट इधर रहेगा, अलग अलग रहेंगे ये। क्यों, इन दोनों को अपन ने एक साथ कंबाइन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। यहाँ पे 2 4 6 8 और यहाँ पे 1 3 5 और 7। अब देखो इसमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इस वजह से ये दोनों आपस में इसको इंटरनली टच अपन ने नहीं करे। तो ये हो गई उसकी वेन डायग्राम। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो ये तो एकदम ईजी है, डिसजॉइंट सेट यानी ऐसे दो सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं रहते, ख़त्म। चलो इसके बाद देखते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक, यूनियन ऑफ टू सेट। तो चलिए देखते हैं इसके बाद का यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट, अभी आपने इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट देख लिया, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट देख लिया, अब आपको देखना है यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है। यूनियन ऑफ टू सेट भी एकदम ईजी है। उसमें क्या बोल रहा है, देखो, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, जैसे कि ए और बी दो सेट दिए रहेंगे, और उसके बाद हमको क्या करना है, देन अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज कॉल्ड यूनियन सेट। ए एंड बी टुगेदर का मतलब क्या हुआ कि ए के अंदर के भी पूरे एलिमेंट और बी के अंदर के भी पूरे एलिमेंट वो ए और यूनियन बी सेट जो बनेगा उसके अंदर आते हैं। और सिर्फ उसमें एक चीज़ ध्यान में ये रखना है आपको कि उसमें जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रोस्टर फॉर्म में ये बोला गया है कि रोस्टर फॉर्म में, और ये ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी ऐसे जो भी है, ए यूनियन बी, ये जो भी सेट है इनको लिखना है तो अपने को रोस्टर फॉर्म में ही लिखना पड़ता है। ये रोस्टर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पॉसिबल ही नहीं होता। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने की वजह से क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म की कंडीशंस यहाँ पे लागू होंगी, और रोस्टर फॉर्म की कंडीशन क्या बोलती है कि जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जो एक बार एलिमेंट आ चुका है सेट में वो उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर ए और बी सेट में अगर समझ लो कोई एलिमेंट डबल होगा तो वो हम डबल लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। बस इसी चीज़ का हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, और उसी को यूनियन सेट बोलते हैं। अब देखो
मैं इसका एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जैसे कि लेट एक ए ले लिया मैंने जिसमें लिख दिया ए बी सी डी ई और एक एफ, और एक बी सेट बना दिया जिसमें मैंने लिख दिया बी डी ई जी एच। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ए सेट है और ये बी सेट है। और यूनियन को देखो क्या लिखा हूँ यहाँ पे, यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, ये वाले साइन से, यानी यू से डिनोट करते हैं, ये वाले साइंसेस को डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी लिखो, ये वाले साइंसेस को डिनोट करना है। और इसको रीड कैसा करते हैं, ए यूनियन बी। अब मुझे इसको लिखना है, ए यूनियन बी बोलना है। ए इंटरसेक्शन बी बोलता तो उल्टा यू था, अब ए यूनियन बी बोल रहा हूँ तो यू रहेगा। अब ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में मतलब यूनियन का डेफिनेशन क्या है कि जो दो सेट है, जिस दो सेट का आप यूनियन सेट बना रहे हो वो दोनों सेट के एलिमेंट इसमें आएंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम ए सेट के पूरे एलिमेंट लिख देंगे, जैसे कि ए बी सी डी ई और एफ। ये लिखने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, हम ये वाला जो सेकेंड ने सेट दिया है उसके एलिमेंट लिखेंगे। बट इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि जो एलिमेंट रिपीट हो चुका है वो डबल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बी हो चुका है, डी हो चुका है, ई हो चुका है और जी नहीं हुआ है, तो अब हमको जी और यहाँ पे क्या है एच, ये ऐड करेंगे, ठीक है। कॉमा नहीं देना लास्ट में, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी सेट। एकदम ईजी है, समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसमें एक चीज़ क्या ध्यान में रखना है, जो एलिमेंट यहाँ पे रिपीट हो चुके हैं वो ए यूनियन बी सेट बनाते समय रिपीट नहीं लिखना। नहीं तो यहाँ पे भी बी दिख रहा है तो डबल बी लिख दिए, डबल ई लिख दिए, डबल ई लिख दिए, वो नहीं चलेगा। वो लिख दिए मतलब गलत हो गया, क्योंकि रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन बोलती है कि जब भी आप सेट बनाते हो तो सेट के ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो भी एलिमेंट रहेंगे वो एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसकी वेन डायग्राम देख लेते हैं कि वेन डायग्राम क्या बोलती है। इसको वेन डायग्राम बनाने के लिए भी आपको वैसी डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट कैसे कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं, कुछ एलिमेंट है ना इसमें जो कॉमन है, इस वजह से कॉमन एलिमेंट को बीच में लिख देंगे। इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से थे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है और ई दिख रहा है। ये तीन एलिमेंट कॉमन दिख रहे थे, यहाँ पे आ जाएगा बी डी और ई, आ गया। बच्चे वाले लिख देंगे, यहाँ पे आएगा ए सी, ठीक है। उसके बाद में डी तो लिख चुका हूँ, ई भी लिख चुका हूँ, एफ। ये हो गया आपका ए सेट। बी सेट में बी डी ई यानी जी और एच। अभी ये हो गया आपकी वेन डायग्राम। बट जब भी आपने देखे होंगे मैंने सिर्फ इसको कलर किया था, शेड किया था ऐसा, क्योंकि इसको शेड किया तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन सेट। पर अब यूनियन सेट रहने की वजह से पूरा शेड करना पड़ेगा, यहाँ से लेके तो यहाँ तक पूरा। ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन यानी ये कौन सा सेट हो गया, यूनियन सेट हो गया। ये आपकी यूनियन सेट की वेन डायग्राम होगी, ठीक है। और ये वेन डायग्राम यूनियन सेट की है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा शेड किया मैंने, इसलिए। और सिर्फ यहाँ पे अगर शेड किया तो वो वेन डायग्राम क्या बताती है कि वो सिर्फ कौन सी वेन डायग्राम है, वो इंटरसेक्शन सेट को डिनोट कर रही है। तो आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जैसे हमने इंटरसेक्शन सेट में कुछ प्रॉपर्टी देखे थे, वैसे यूनियन सेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज आपको स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं अभी यूनियन सेट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन सेट में टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ है, जिसके बारे में हमको इसको समझना है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ता है, पर इसको याद रट्टा मार के नहीं रखना है, आपको इसको समझ के याद रखना है, ठीक है। और ये एकदम ईजी है। इसमें देखो जैसे उसने बोला है ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, बी यूनियन ए। तो ये तो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ, तो ध्यान देना। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, समझ लो। एक ए सेट बना लेता हूँ मैं। ए सेट में मैंने लिख दिया 2 4 6 8। और एक बी सेट ले लेता हूँ जिसमें मैंने लिख दिया जैसे कि 4 8 10 12 ऐसा लिख दिया। तो अब क्या होगा इसमें, अगर मुझे ये ए यूनियन बी सेट बनाने बोला तो मैं ए यूनियन बी सेट बना रहा हूँ। तो यूनियन क्या बोलता है, यूनियन सेट क्या बोलता है कि ए सेट के भी एलिमेंट आना चाहिए और बी सेट के भी एलिमेंट आना चाहिए। बट मैंने आपको एक चीज़ कौन सी ध्यान में रखने बताया हो कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं वो एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 4 6 8, ये इसके पूरे एलिमेंट मैंने लिख दिया। अब इसके एलिमेंट लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि 4 ऑलरेडी आ चुका है, नहीं लिखेंगे, 8 आ चुका है, नहीं लिखेंगे, 10 और 12 नहीं आया, तो 10 और 12, और ये हो गया क्लोज। अब इसी का उल्टा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का भी मतलब एक मिनट सॉरी गलती से, हाँ
बी यूनियन ए। अब बी यूनियन ए बोला तो अब इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा बी यूनियन ए मतलब क्या हो रहा है, सेम होगा दोनों में, दोनों के एलिमेंट मतलब ये आएगा 2 4 6 8 10 और 12। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, क्या समझ में आ रहा है आपको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के एलिमेंट जब इधर ये इक्वल है मतलब ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल, मतलब पहली जो प्रॉपर्टी है उसकी वो सही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेकंड, ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। अब देखते हैं सेकंड के लिए। सेकंड में क्या बोल रहा है कि अगर ए सेट अगर बी का सबसेट होगा तो क्या हो सकता है, ए यूनियन बी बनेगा। तो अब एग्जांपल के तौर पे एक ले लेता हूँ मैं, ए को लिख दिया मैंने बी सी, और ए को मैं, जैसे ए सबसेट है बी का तो बी को अपने को बड़ा लिखना पड़ेगा, तो ये बी सेट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने बी सी डी और ई लिख दिया। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, हमको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ए सेट में एलिमेंट कम है और बी सेट के पास एलिमेंट ज़्यादा है, बट ए के पास के दोनों एलिमेंट बी के पास में है। इसका मतलब ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। ये एक कंडीशन इसकी अगर प्रूफ हो गई तो ये कंडीशन अगर सही है तो वो क्या होता, क्या बोल रहा है, क्या होगा, वो बोल रहा है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब अब ए यूनियन बी निकाल देते हैं। देखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलता बी मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं, तो देखो ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ कि ए के और बी के पूरे एलिमेंट आएंगे, तो बी के पास में क्या आएगा, सी, बी भी आएगा, सी भी आएगा, उसके बाद में अब यहाँ पे बी और सी आ चुका है तो अब यहाँ पे डी भी आएगा और ई भी आएगा, हो गया, क्योंकि ये दोनों के एलिमेंट इसके अंदर आएंगे और जो रिपीट हो गया वो वन टाइम आएगा। तो अब ये जो एलिमेंट आए, ये एलिमेंट बोलो तो किसके पास इक्वल दिख रहा है, जैसे देखो इसके पास ये एलिमेंट पूरे, मतलब ये कौन सा सेट है, ये बी सेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। तो वो कंडीशन उसकी सही होगी कि अगर ए यूनियन बी है, अगर ए सबसेट है बी का, ए अगर बी का सबसेट है मतलब ए यूनियन बी क्या मिलेगा, बीच मिलेगा करके, तो ये कंडीशन इसकी सही है। ठीक है, ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है वो, देखो ए सबसेट रहेगा बोलता है किसका, ए यूनियन बी सेट का। ये पूरा एक साथ पढ़ना है, इसको अलग अलग नहीं पढ़ना, क्योंकि ये यूनियन है तो ये पूरा ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप ऐसा कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये ऐसा हो सकता है बोलता हूँ। तो एक चेक कर लेते हैं, ये तो चेक करने की गरज नहीं, एक कर ले तो ये समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि समझ लो मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल से अगर मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है, सबसेट है इसका, तो अब देखो अभी यहाँ पे जैसे उसने बोला ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जो दिख रहा है, ए यूनियन बी ये वाला हो गया अपने लिए, और ये जो ए सेट है वो ये हो गया। अब इन दोनों को चेक करो आप, ये ए सेट है और ये ए यूनियन बी सेट है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो ए के पास में एलिमेंट कम है और ए यूनियन बी के पास एलिमेंट ज़्यादा है, और ए के पास जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ए यूनियन बी सेट के पास में है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्या रहेगा, ए यूनियन बी सेट का सबसेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कैसे लिखेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, हो गया, सही है। उसी तरीके से बी के बारे में वही बोल रहा है कि बी पर इसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी अपने को जैसे कंडीशन दूसरी बनाना पड़ेगा। जैसे कि समझ लो मैं इसको बी को लिख देता हूँ अभी बी और सी, और ए के पास लिख देता हूँ मैं बी सी डी और ई। अब अगर अपन बनाते ए यूनियन बी तो क्या मिलेगा, बी सी डी और ई मिलेगा। अब चेक करो कि ये है ए यूनियन बी सेट और ये है आपका बी सेट, तो बी सेट और ये दोनों में कौन किसका सबसेट है, इसका इसमें, मतलब बी क्या है, ए यूनियन बी सेट का सबसेट है, मतलब बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब ये ले लेते हैं, देखो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि ए यूनियन एज कॉम्प्लीमेंट मतलब यू मिलता है। तो अपन लेट्स एक एग्जांपल लेते, तो पहले तो यूनिवर्सल सेट लेना ही पड़ेगा, जिसमें मैं ले लेता ए बी सी डी ई एफ तक ले लिया मैंने, और एक ए सेट बना देता हूँ जिसमें मैं ले लेता हूँ ए बी सी और डी भी ले लिया। अब इसका एक कॉम्प्लीमेंट अगर बनाने जाऊँगा तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में मालूम है कि ए के पास जो एलिमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो ए सेट के पास जो एलिमेंट है वो एलिमेंट छोड़ के, मतलब ए बी सी डी ये छोड़कर बच्चे कौन से, ई एफ वो लिखेंगे, मतलब वो क्या हो जाएगा, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें अपने को ए यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट बनाना है,
मतलब क्या होगा, ये ए सेट के भी एलिमेंट पूरे आएंगे और एस कॉम्प्लीमेंट के भी सेट एलिमेंट पूरे आएंगे। तो मैं इसके पहले लिख लेता हूँ ए बी सी डी। अब ई इसमें रिपीट हुआ क्या, नहीं, तो ई तो आएगा, एफ आएगा। तो अब ये देखो, ये जो एलिमेंट का सेट बना है ये सेट पूरा यूनिवर्सल सेट से मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ए यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट। तो ये भी उसकी प्रॉपर्टी सही है, ठीक है। तो ऐसे समझ में आ गया होगा आपको। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि एक ए सेट है, ए सेट के साथ अगर अपन ने खाली वाला सेट को चेक किए यूनियन, तो वही मिलेगा। यानी उसने बोला है यहाँ पे 5th नंबर की प्रॉपर्टी उसकी कि ए यूनियन फाई मतलब खाली सेट, तो क्या मिलेगा, एच मिलेगा ना। जैसे देखो एक ए सेट है, इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 लिख दिया, और एक फाई सेट है, ये खाली है। क्या हो रहा है इसमें, ए यूनियन अगर मुझे फाई बनाना है तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ए के एलिमेंट भी और इसके ये फाई के भी पूरे एलिमेंट आएंगे, पर इसमें एलिमेंट ही नहीं, मतलब कौन से आएंगे, 1 2 3 आएंगे। मतलब ये हुआ ना कि ए यूनियन फाई का मतलब क्या होता है, ये सेट किसके जैसा मैच हो रहा है, ए के जैसा मैच हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो ये भी उसकी प्रॉपर्टी सही है। तो इस तरीके से आपने देख लिया यूनियन सेट की भी पूरी प्रॉपर्टी आपने स्टडी कर ली है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपना ये सेट का टॉपिक ख़त्म होता है। हाँ, हेलो स्टूडेंट, अभी जितना भी मैंने आपको सेट, इंटरसेक्शन सेट, यूनियन सेट, डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ाया हो और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह समझाया हो, उसके बेसिस पे आपको ये मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो होमवर्क है, ये होमवर्क आपको करना है, और इसमें अगर कोई डाउट आता है तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो अपना ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर मैं जब कल ऑनलाइन क्लास लूँगा तो आप मुझे ये ऑनलाइन क्लास में डाउट क्लियर कर सकते हो कि अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी आ रही होंगी तो। और इसके पहले भी जो मैंने आपको पढ़ा उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम होंगी तो हम अपना अभी जो ऑनलाइन लेक्चर होगा वो ऑनलाइन लेक्चर में आप मुझे ये पूछ सकते हो, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें देखो, इसमें आपको समझ रहा होगा, एक मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, एक ए सेट बनाया, एक बी सेट बनाया हूँ, और उसके बाद में ये जितने भी 1 2 3 4 ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दिया हो। तो ये जो करली ब्रैकेट दिख रही है, ये करली ब्रैकेट में आपको एलिमेंट लिखना है सिर्फ, कि जैसे एस कॉम्प्लीमेंट, तो एस कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको आना चाहिए। 20 कॉम्प्लीमेंट, तो 20 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे आप, ये इनका यूज़ करके ये आपको आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी यानी कौन से एलिमेंट आएंगे, एस कॉम्प्लीमेंट और 20 कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालने बोला तो कौन से एलिमेंट आएंगे, ये सब आपको करके देखना है, ठीक है। और ये अगर आपको आ रहा है, इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन सेट, यूनियन सेट वगैरह अच्छे तरीके से समझ गया है, और आपको इसमें आने वाले क्वेश्चन में फिर डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे होप कर सकता हूँ कि आप ये होमवर्क कर लोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।